क्या आप भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? अब हर एग्जाम को क्रैक करना होगा आसान। जुड़िए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें स्टडी विद अखिल को। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अखिल में। आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट टारगेट सीरीज जो हमने स्टार्ट की है 80+ स्कोर करने का। आज उसका बात करेंगे हम राजपूत काल के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए राजपूत काल को ऐसे तैयार करते हैं कि पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश के बारे में, इसके संस्थापक के बारे में, शासक के बारे में, युद्ध, स्थापत्य और प्रशासन सभी को कवर करेंगे। 50 वन लाइनर लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेशन लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। राजपूतों का प्रारंभिक इतिहास मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो ये 7वीं से 12वीं सदी ईस्वी तक इससे संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजपूत शब्द का अर्थ क्या है? तो राजपूत शब्द का अर्थ है राजपुत्र। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार 4 प्रमुख राजपूत वंश कौन से थे? तो प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य, ये 4 वंश थे जो प्रमुख राजपूत वंश थे। ठीक है, प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य, तो ये चारों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये माउंट आबू के अग्निकुंड से हुई थी। आप ये क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो माउंट आबू के अग्निकुंड से हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिहार वंश का प्रमुख संस्थापक किसे माना जाता है? तो नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम ने किस विदेशी शक्ति को पराजित किया था? तो अरबों को नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इनका सबसे प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिहिर भोज की उपाधि क्या थी? तो आदिउराह जो है मिहिर भोज की उपाधि थी। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? भाई राजधानी बहुत पूछा जाता है, लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में राजधानी पूछा गया है प्रतिहारों की। तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। ठीक है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क करके रख लो। त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 शक्तियों के बीच हुआ था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करना। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रतिहारों की तरफ से नागभट्ट द्वितीय ने नेतृत्व इसका संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका शासक उस समय कौन था जो उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो ध्रुव था। चौहान वंश का प्रमुख केंद्र कौन था? भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अजमेर और शाकंभरी इसका प्रमुख केंद्र था। चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजमेर नगर की स्थापना किस चौहान शासक ने की थी? तो अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? तो अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू था। ठीक है भाई, अजय मेरू, ये क्वेश्चन उठ सकता है। पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित थे? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके नाम से ही पता चल रहा है चौहान वंश से, ये तो याद ही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम सोमेश्वर था। भाई जो शासक होते हैं उनके पिता का नाम, माता का नाम, बेटी का नाम, बेटा का नाम, पत्नी का नाम, भाई ये सब अधिकतर क्वेश्चन उठते रहते हैं प्रीवियस ईयर में, इसको जरूर देख लेना। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? तो कर्पूर देवी था। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो अजमेर इनकी राजधानी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई थी। चंद्रबरदाई ने
कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई, उसको आप कमेंट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो ये भाई मैंने कमेंट में बोला था बताने को, तो ये तो यहाँ क्वेश्चन ही मैंने लेके आया, क्योंकि भाई ये हर एग्जाम में पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट था, तो क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। चंद्रबरदाई द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासव है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध कब हुआ था। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहला युद्ध कब हुआ था, तो ये 1191 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भाई ये देखो, ये प्रथम त्रायन युद्ध, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, लगभग प्रथम द्वितीय तृतीय जो त्रायन युद्ध हुआ, ये प्रथम त्रायन युद्ध पूछ रहा है। इसमें किसकी विजय हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी, तो वही क्वेश्चन मैं दोबारा लेके आया, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा। प्रथम त्रायन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था, भाई मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। अब है द्वितीय त्रायन युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी को द्वितीय त्रायन युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय त्रायन युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो भाई द्वितीय त्रायन युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। द्वितीय त्रायन युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व था, तो इससे उत्तर भारत में तुर्की सत्ता स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इससे उत्तर भारत में तुर्की सत्ता स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। भाई ये जो द्वितीय त्रायन युद्ध हुआ था, इसी के बाद तुर्की सत्ता स्थापित हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चंदेल वंश की राजधानी कौन सी थी। तो चंदेल वंश की राजधानी क्या थी भाई, खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी, ठीक है। चंदेल वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे, चंदेल वंश के प्रसिद्ध शासक धंग और विद्याधर थे। भाई ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है भाई सारे इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर फॉर्म में है। इसको अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, जिससे रिवीजन करने में आसानी हो। अगर नोट्स में नहीं लिख रहे हैं तो 10 मिनट की मैं वीडियो बनाता हूँ, इसको 2x या 1.5x पे करके रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो ये पक्का है, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं आगे, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था। तो खजुराहो का जो मंदिर था उसका निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल राजवंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक में भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं आगे, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। परमार वंश की राजधानी कौन सी थी, तो परमार वंश की राजधानी धार थी, ठीक है। परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा भोज था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा भोज किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। तो भाई ये शिक्षा में, साहित्य में, वास्तुकला में और जल प्रबंधन में प्रसिद्ध थे। अब बात आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा भोज द्वारा स्थापित प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था। तो भोजशाला, ये भोजशाला अब ऐसे पूछा जाएगा, राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला क्या है, तो ये प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी या चालुक्य राजपूतों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो गुजरात इनका प्रमुख केंद्र था, सोलंकी वंश या चालुक्य राजपूतों वंश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुजरात के सोलंकी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो इनका प्रसिद्ध शासक सिद्धराज जयसिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राजवंश के काल में बनाया गया। तो भाई मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सोलंकी वंश में ये बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेरा सूर्य वंश का निर्माण किस शासक ने कराया था। देखो किस काल में बना था, तो सोलंकी वंश में बना था। और किसने बनवाया था, तो भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहरवाल वंश की राजधानी कौन सी थी। तो गहरवाल वंश की राजधानी कन्नौज थी, ठीक है। गहरवाल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो गहरवाल वंश का प्रसिद्ध शासक जयचंद्र था। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गहरवाल का प्रसिद्ध शासक जयचंद्र था। जयचंद्र किस राजवंश से संबंधित था, तो गहरवाल वंश से संबंधित था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कल्हड़ द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है। भाई इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्हड़ द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो राज तरंगिणी जो है कल्हड़ द्वारा
रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, राजतरंगिणी में मुख्यतः किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन मिला है? तो कश्मीर का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी जो बुक लिखी है ऐतिहासिक ग्रंथ, उसमें कश्मीर का वर्णन ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं राजपूत काल में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रमुख थी? तो नागर शैली उस समय प्रमुख थी। कौन सी शैली? नागर शैली प्रमुख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजपूत काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो राजपूत काल की प्रमुख विशेषता थी वीरता, सामंतवाद, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, मंदिर स्थापत्य और विकास। राजपूत काल के समय में वीरता का परिचय दिया जाता था, सामंतवाद और जो क्षेत्रीय राज्य था उनका उदय करना, उनको विकसित करना और मंदिर की स्थापना करना, ये सब राजपूत काल की विशेषता थी। अब बात करते हैं राजपूत काल के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो राजपूत काल के पतन का प्रमुख कारण राजपूत राज्यों की आपसी फूट और राजनीतिक एकता का अभाव। भाई जहाँ पर आपसी फूट हो और राजनीतिक एकता का अभाव हो तो वहाँ तो वैसे ही पतन तय होता है। भाई ये क्वेश्चन से सीख क्या मिलती है कि आपस में फूट नहीं रहनी चाहिए और राजनीतिक जो एकता का अभाव है, एकता में शक्ति होती है, एकता बनाए रखना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, अब भाई राजपूत काल का 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो राजपूत शब्द का अर्थ क्या है? तो राजपुत्र है। राजपूत शब्द का अर्थ क्या है? राजपुत्र है। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुल सिद्धांत माउंट आबू से संबंधित है। भाई ये सब जो मैं वन लाइनर में बता रहा हूँ ना, ये 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यूपी SSC पेट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये जरूर देखना। अग्निकुल के 4 प्रमुख वंश कौन से थे? प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य वंश, ये 4 प्रमुख वंश थे अग्निकुल से। ठीक, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। ठीक है, मिहिर भोज की उपाधि क्या थी? तो आदिवराह मिहिर भोज की उपाधि थी। अब बात करते हैं अगला क्या होने वाला है हमारा? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। मैंने आपको बताया था ऊपर ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन कौन किसके किसके बीच में हुआ था? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में प्रथम त्रायन युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। भाई ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया ना आपको, जितने 50 PYQ कराए हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप कम से कम 1 से 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और इन 50 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर किससे संबंधित है? तो चंदेल वंश से संबंधित है। राजा भोज कौन थे? तो परमार वंश के प्रसिद्ध शासक थे और उनकी राजधानी धार थी। ठीक है, अगर पूछा जाए धार किसकी राजधानी थी, तो धार जो है राजा भोज ने अपनी राजधानी धार को बनाया था और परमार वंश के प्रसिद्ध शासक भी थे। ठीक है, अब बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन की। होमवर्क क्वेश्चन में है त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ? भाई त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ? मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन के माध्यम से भी बताया था, 2 बार बताया हूं और आप कमेंट में बताओ कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में हुआ बिना पीछे देखे। आप ये समझ लो देखते देखते याद हो गया होगा, 2 बार पढ़े हो, देखते देखते याद हो गया, तो आप बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।